सावित्री और वसुंधरा दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं। बुढ़ापे के समय में भी उन्होंने एकमेक का साथ नहीं छोड़ा। सावित्री बेशक गरीब घर से थी, लेकिन उसका परिवार बहुत सुखी रहता था। लेकिन वही वसुंधरा की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम बेबी था। बेबी वसुंधरा की एक बात नहीं सुनती थी और दिन रात अपने बिगड़ैल साथियों के साथ पार्टी और हैंग आउट किया करती थी। एक दिन सावित्री वसुंधरा के घर उससे मिलने गई हुई थी। वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी बेबी वसुंधरा से कुछ पैसे मांगने के लिए आती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है। अभी परसों ही तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। ओ कम ऑन मॉम, वो पैसे तो विकी के बर्थडे पार्टी में खत्म हो गए। अब मुझे ट्रिप पर जाना है तो मुझे पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। मम्मी, आपको अपने बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है। आप मुझे पैसे दे या ना दे, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। बेबी वसुंधरा की बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है। सावित्री वसुंधरा को चिंतित देख उसकी परेशानी समझते हुए उससे बोली, तेरी बेटी क्या हमेशा तुझसे इसी तरह बात करती है? अब क्या बताऊं बहन, इसके बाप ने इसे बिगाड़ रखा है। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती, मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है ये। मुझे बेबी की संगति ठीक नहीं लग रही। सावित्री बहन, कभी कभी तो ये शराब के नशे में घर आती है और मुझे पहचानने से भी इनकार कर देती है। उस समय मुझसे इसका हाल देखा नहीं जाता। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास इस बीमारी का एक इलाज है। मैं चाहती हूँ तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे कर दे। सावित्री बहन, ये तो क्या कह रही है? उसने तो हमारा यहाँ जीना दुश्वार कर रखा है। अगर ये तेरे घर तेरी बहू बनकर रहने लगी तो तेरी जिंदगी भी नाश कर देगी। वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। तू बस किसी भी तरह अपनी बेटी को मेरे बेटे से शादी करने के लिए राजी कर दे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखूंगी। आखिर तेरी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। मैं भी अपनी इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। वसुंधरा और सावित्री अपनी अपनी राय बना लेते हैं। सावित्री अपने बेटे रवि को बेबी से शादी करने के लिए तैयार कर लेती है। इधर वसुंधरा भी बेबी को शादी के लिए मनाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की रजामंदी से विवाह हो जाता है। शादी के बाद जब रवि बेबी को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आता है, तब सावित्री उनका स्वागत करते हुए उनकी आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए दिए का धुआं बेबी की नाक पर लग गया, जिस पर वो चिल्लाकर बोली, हे यू ब्लडी फूल ओल्ड लेडी, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? इस बात पर रवि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे कुछ न कहा। जैसे ही बेबी घर में घुसी, उसने घर की हालत देखकर चिल्लाते हुए बोली, माय फुट, ये कैसा घर है? ऐसे घर में तो जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। इस झोपड़ी में आप और आपका बेटा ही शोभा देगा। तुम अपना मुंह बंद रखती हो या फिर मैं तुम्हारी जुबान पर लगाम लगाऊं? 2 टके के आदमी, तूने मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत भी कैसे की? जितना तू साल भर में कमाता होगा उतनी मेरी माँ 1 महीने की पॉकेट मनी मुझे देती है। भिखारी की औलाद, अपनी औकात से ज्यादा सपने देख रहे हो। बेबी की बातें सुनकर रवि का खून खौल उठा। उसने जोरदार तमाचा ताना, लेकिन सावित्री ने उसका हाथ रोक लिया। ये सब देखकर बेबी अपने मायके वापस चली गई। इधर सावित्री रवि को समझाने लगी, बेटा, बड़े घर की बिगड़े औलाद है, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय हमें उसे प्यार से समझाना होगा। उसने आज तक गरीबी नहीं देखी, इसलिए वो इस तरह से बातें कर रही है। लेकिन माँ, क्या आपने देखा नहीं उसने किस तरह आपको और मुझे जलील किया, हमारे घर को बुरा भला कहा। मैं भला इस तरह आपका अपमान कैसे सह सकता हूँ? बेटा, बेबी दिल की बुरी नहीं है, बस उसकी आंखों पर अमीरी का पर्दा हटाने की जरूरत है। लेकिन वो इस घर वापस क्यों आना चाहेगी? हम दोनों चलते हैं, उसे मनाकर वापस इस घर में लेकर आएंगे, क्योंकि अब वो इस घर की बहू है। इतना कहकर सावित्री और रवि उसे लेने उसके घर जाते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी उस घर में। तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी होने के नाते पति का घर ही तुम्हारा असली घर है। तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरा पति कोई ऐसा वैसा गरीब खानदान से बिलोंग नहीं करेगा। उसके लिए उसे हमारी बराबरी करनी पड़ेगी। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें घर पर रहना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम ये शादी तोड़ दोगे। मुझे मंजूर है।
बेबी अब रवि के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वो आसपास के लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगी थी। वो घर में एक भी काम नहीं करती थी, लेकिन दिन भर बाजार और नगर में इधर उधर घूमा करती थी। शाम होने पर रवि जब घर आता था तो वो जमीन पर बिस्तर लगाकर सोता था, लेकिन उसे बेड पर सोने के लिए जगह छोड़ देता था। सावित्री दिन भर घर के कामकाज किया करती थी। एक दिन बेबी अपनी एक नई दोस्त नेहा के साथ बाजार से कुछ सामान लाने गई हुई थी। बेबी अपने लिए नए नए कपड़े और आर्टिफिशियल गहने खरीदती है। तुम रोजाना नए नए कपड़े और गहने खरीदती हो, आखिर इतना पैसा तुम्हारे पास आता कहाँ से है? अरे मेरा वो गधा पति, मैं जितने चाहूँ उतने पैसे उसे वसूल सकती हूँ। अच्छा, और तुम दिन भर घर से बाहर रहती हो, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती? अरे उस बुढ़िया को घर के काम करने से फुर्सत मिले तब ना, वो तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर मुझे खिलाती है। और तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती, मुझ पर किसी का बस नहीं है। अरे जब मैं अपने मायके में अपनी माँ की नहीं सुनती तो मैं अपने ससुराल में इस बुढ़िया की क्यों सुनूं? अच्छा, तो तुम कुछ नहीं करती, बस घूमना फिरना और खाना तुम्हारा काम है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम अपने पति के पैसे उड़ाती हो और अपनी सास को ही भला बुरा कहती हो, जबकि वो सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उनके साथ बहुत गलत कर रही हो? नहीं, मैं किसी के साथ गलत क्यों करूंगी? मेरे घर वालों ने जबरदस्ती एक गरीब घर में मेरी शादी की ताकि मैं गरीबी देखकर कुछ सीखूं, लेकिन मुझे इन गरीबों को जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं इनकी तरह अपना सारा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जी सकती। मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरा परिवार एक साथ बहुत खुश रहता है। मेरी माँ तो मेरी दुश्मन थी, दुश्मन। मुझे तो सिर्फ मेरे पापा ने प्यार किया, वो मुझे बहुत सारे पॉकेट मनी देते थे। बेबी, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं? मुझे नहीं पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं और मुझे ये सब जानने में कोई खास रुचि भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर रही हो बेबी। कैसी भूल नेहा? मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। कोई बात नहीं बेबी, तुम मेरी बात को आज नहीं तो कल जरूर समझ जाओगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और बेबी भी घर पहुंचती है, जहां उसने देखा कि सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे ही बेबी से एक ग्लास पानी मांगा। ना जाने उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने सावित्री को एक ग्लास पानी दिया। पानी देते हुए सावित्री का हाथ बेबी के हाथ को छू गया। सावित्री का बदन भट्टी की तरह तप रहा था। ये देखकर बेबी परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सावित्री के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी और डॉक्टर से दवाई लाकर उसे खुराक दे दी। दवाई खाकर सावित्री बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शाम होने पर बेबी को भूख लगने लगी। सावित्री की तबीयत खराब होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माँ की तबीयत खराब है और मुझे भूख भी लगी है, मैं क्या खाऊंगी? और वो रवि भी ड्यूटी से थक कर आएगा। मैं काम करती हूँ, मैं सबके लिए मैगी बना लेती हूँ। बेबी दुकान से मैगी लाकर रसोई में उसे बनाने लगी। शाम होने पर जब रवि घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके सर पर ठंडी पट्टी रखी हुई थी, जिसे देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें क्या हुआ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सही समय पर बेबी मेरे लिए डॉक्टर से दवाई ले आई और मुझे खिलाकर मेरे बुखार को भगा दिया। अब वो किचन में खाना बना रही है। खाना बना रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब वो रसोई में गया तो उसने देखा कि वो अपनी उंगली पर टूथपेस्ट लगाकर बैठी हुई है। आज तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारी उंगली पर क्या हुआ है? वो मैं मैगी बना रही थी और उबलता हुआ पानी मेरी उंगली पर गिर गया। तुम वहां से हटो, मैं खाना बनाता हूँ। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। रवि ने सबके लिए मैगी बनाई और सभी मैगी खाकर सो गए। रवि नीचे जमीन पर ही सो चुका था, लेकिन बेबी को बेड पर नींद नहीं आ रही थी। वो रवि के बगल में जाकर नीचे सो गई और जब रवि ने सुबह उठकर देखा कि वो उसके बगल में सो रही है तो उसने उसे चादर से ढक दिया। अब धीरे धीरे बेबी सावित्री और रवि को समझने लगी थी। बेबी ने धीरे धीरे सावित्री से घर के सारे कामकाज और खाना बनाना सीख लिया। पढ़ी लिखी होने के कारण रवि ने उसे जॉब करने के लिए कहा था कि वो खुद की एक पहचान बना पाए।
धीरे धीरे बेबी रवि को पसंद करने लगी थी और रवि के जन्मदिन की रात को बेबी ने उसे प्रपोज किया। रवि, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे परिवार ने मुझे जीने का मतलब सिखाया। मैं तो पार्टी और हैंगआउट वाली लाइफ को ही बेहतर समझा करती थी, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी का सुकून समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। उन दोनों ने रवि का बर्थडे सेलिब्रेट किया और कुछ दिनों बाद बेबी ने एक खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। उसकी जिंदगी के इस खुशी के मौके पर वसुंधरा अपनी बेटी बेबी से मिलने आती है और उसका ये रूप देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वही बिगड़ैल लड़की थी जो कि अब सावित्री के परिवार की बहू है। वो सभी इस अवसर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी अपने आगे का जीवन जीते हैं। ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। शांति अपनी 2 बहुओं मेघा और नेहा के साथ रहा करती थी। आपको बता दूं कि शांति की छोटी बहू पेशे से एक वकील थी और उसकी बड़ी बहू सरकारी कॉलेज में एक टीचर। उसकी दोनों बहुओं की सरकारी नौकरी थी। ऐसे ही एक दिन शांति अपने कमरे में बैठी टीवी सीरियल देख रही थी कि तभी उसके कानों में किचन से उसकी दोनों बहुओं की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अपने दोनों बहुओं की आवाज़ सुनकर शांति तुरंत किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोनों बहू आपस में लड़ रहे हैं। अरे, तुम दोनों को क्या हुआ है? एकदम से तुम दोनों ने किचन में यह युद्ध क्यों शुरू कर दिया? माँ जी, आप मुझे तो बिल्कुल बोलिए ही मत, क्योंकि सारा किया कराया दीदी का है। सही कह रही हो नेहा, सारा किया कराया मेरा है, तभी तो तुम मेरे किए कराए पर आकर अपना नाम करना चाहती हो। तुम दोनों शांति से मुझे कुछ बताओगी भी या नहीं? देखिए माँ जी, यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, लेकिन आपकी छोटी और लाडली बहू आकर मेरे काम में अड़चन डाल रही है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अड़चन में डालने नहीं आई थी। और माँ जी, खाना दीदी नहीं बल्कि मैं बनाने के लिए आई थी, लेकिन मैं किसी काम से अपने कमरे में चली गई क्योंकि मेरे पास एक केस की फाइल आ गई थी और मुझे उस फाइल को पढ़ना था। देखो नेहा, तुम अपने कोर्ट कचहरी का किस्सा घर में नहीं ला सकती। अरे, मैं अपने कॉलेज का काम कभी घर में लेकर आई हूँ नहीं ना? पर दीदी, आप मेरी तरह वकील नहीं हैं। वकील को हर समय पढ़ते रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह के केस आते हैं। अरे, तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करोगी या नहीं? हर समय आपस में लड़ती ही रहती हो। अपने अपने कामों को अपने तक क्यों नहीं रखती? क्यों किचन में अपनी होशियारी दिखाती हो तुम दोनों? लेकिन माँ जी, मैंने... बस बहू, तू अपनी वकालत अपने पास ही रख। और मेघा बहू, तू भी थोड़ा कम बोलना सीख ले। माँ जी, मैं अपनी कोई वकालत नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, इसलिए मुझे हर चीज याद रहती है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 4:45 पर यहाँ आई थी और 5 मिनट में ही मैं अपनी केस फाइल को पढ़ने के लिए दोबारा अपने कमरे में चली गई थी। फिर मुझे यहाँ आते आते 6 बज गए, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने दीदी को खाना बनाते हुए देखा। अब जब मेरे किए हुए पर दीदी खुद आकर खाना बना रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? उनके घर में गृह युद्ध शुरू ही था कि तभी उसके पड़ोसन अंजना उसके पास आती है और उससे कहती है, शांति बहन, लगता है तुम अपने घर में अपनी बहुओं की गुलाम बन गई हो। अरे, माना कि तुम्हारी दोनों बहू की सरकारी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी बहू की नौकरी करोगी। माफ करना अंजना आंटी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हमारे घर के बीच में बोल रही है? अरे बहू, मैं कहाँ तुम्हारे बीच में बोल रही हूँ? अरे, मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ। और ये मैंने नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है कि जब से शांति की दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं आई हैं, तब से तो वो बेचारी घर से बाहर निकलती ही नहीं और ना ही अपने घर में बोल पाती है। आंटी जी, मुझे मोहल्ले का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको बोलते हुए देखा है। क्या आपको नहीं पता कि दूसरों के घर में बोलने पर आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है? नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर अंजना चुप हो जाती है। अरे अरे, ऐसे कैसे केस दर्ज हो जाएगा? मैं तुम्हारे बीच में कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। आप हमें कुछ ना ही बताए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे आप यहाँ किस लिए आई थी, जरा ये भी तो बता दीजिए। मैं तो बस थोड़ी सी चीनी मांगने आई थी। तुम्हारे घर में कलेश होता देखा तो सोचा ना ही लूं भाई, क्या पता कल को तुम चीनी मांगने पर भी मेरे ऊपर केस दर्ज कर दो।
वैसे भी तुम खुद एक वकील हो, अपने घर वालों का खुद केस लड़ने लगोगी और हमारा पूरा घर जेल में चक्की पीसेगा। आंटी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मेघा किचन से चीनी लेकर आती है और अंजना को दे देती है। अंजना के जाने के बाद मेघा हंसते हुए नेहा से कहती है, नेहा तुमने आंटी को डरा क्यों दिया? उन्हें डराना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने देखा है कोई कुछ बोले या ना बोले वो लोगों के घरों में जरूर बोलती है और घर में फूट डालती है। उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन बातों को खत्म करो और चलो सीरियल देखने। मेरा सीरियल खत्म होने वाला है। माँ जी आप दोनों जाइए, मेरे पास एक नया केस आया है, मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। इतना बोलकर शांति और मेघा टीवी सीरियल देखने चली जाती है, तो वहीं नेहा अपने नए केस की जानकारी निकालने के लिए उस फाइल को पढ़ने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शांति के घर में आए दिन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में किचन को लेकर कलेश होता रहता है। ऐसे ही एक दिन नेहा किचन से अपनी सास और जेठानी को आवाज लगाती है, माँ जी दीदी जरा यहाँ आइए। एक बार फिर नेहा की आवाज सुनकर शांति और मेघा किचन में जाती है, जहां वो दोनों नेहा को किचन में कुछ डब्बों के साथ देखती है। अरे बहू, अब तो इन डब्बों के साथ क्यों खेल रही है? तू वकील है, वकील। इन डब्बों के साथ खेलना बंद कर। एक वकील को डब्बों के साथ खेलना, वो भी बच्चों की तरह, शोभा नहीं देता। माँ जी मैं डब्बों के साथ खेल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन डब्बों के मसाले कहाँ गए। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर में मसाले भरवाए थे। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा कि डब्बों के मसाले मैं खा गई? अरे वो मसाले है, जाहिर सी बात है खाने में ही डले होंगे ना। दीदी आप क्यों इतना भड़क रही है? मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। इससे तो साफ जाहिर है कि इन मसालों को किसी और ने नहीं बल्कि आपने खत्म किए हैं। एक मसाले के पीछे शांति के घर में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। ये देख शांति को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। नेहा अपनी वकालत किचन में दिखाती है, तो नेहा की वकालत से परेशान मेघा और शांति आपस में बैठकर बात करते हैं। माँ जी नेहा ने हद पार कर दी है। ठीक है, माना कि वो एक वकील है, उसका शार्प माइंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वकालत घर में या किचन में दिखाएगी। अरे किचन में सामान आता किस लिए है? अगर उस पर भी रोक टोक रहेगी तो ऐसा कैसे चलेगा? बता तो बिल्कुल सही कह रही है तू बहू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू भी तो कम नहीं है। माँ जी मैं जैसी भी हूँ, लेकिन मैं खाने पीने के मामले में ऐसी नहीं हूँ जैसी नेहा है। माँ जी हमें नेहा को सबक सिखाना होगा। हमें उसे ये बताना ही होगा कि वो हर समय वकील नहीं बन सकती। उसकी एक अलग दुनिया है, उसका खुद का एक परिवार है। वो ऑफिशियल लाइफ को घर में नहीं ला सकती। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी अकल ठिकाने लाए तो लाए कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। इतना बोलकर मेघा अपनी सास के कान में कुछ फुसफुसाती है और वहां से उठकर चली जाती है। रात को जब नेहा कोर्ट से घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर में अब तक खाना नहीं बना। ये देख नेहा अपनी सास शांति के पास जाती है। माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन खाना अब तक नहीं बना। आज घर में खाना बनेगा या नहीं? यही तो मैं तुझे पूछना चाह रही हूँ कि आज घर में खाना बनेगा भी या नहीं। अगर तू इसी तरह से लेट आती रहेगी तो घर में खाना कब बनाएगी? माँ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना मेरे पास अभी नया केस आया है, तो मैं उसी में उलझी रहती हूँ। मुझे घर आते आते लेट हो जाता है कभी कभी। बहू जितना जरूरी तेरा काम है उतना ही जरूरी तेरा घर परिवार भी है। वो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन दीदी भी तो घर में रहती है। वो क्या करती है? अरे वो भी तो खाना बना सकती है ना। लेकिन क्यों? वो क्यों बनाएगी खाना? अरे लेकिन जब वो खाना बनाती है तब तो कभी तेरे किचन में मसाले खत्म हो जाते हैं तो कभी तेरे किचन में कुछ और हो जाता है। घर में कलेश ना हो इसलिए मैंने इस घर का काम बांट दिया है। अब से चाहे सुबह हो या शाम किचन को तू ही संभालेगी। अपनी सास की बात सुनकर नेहा बहस करने लगती है और चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। रात के 11:30 बज जाते हैं। तब नेहा सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आधे घंटे बाद शांति गुस्से में नेहा के पास आती है और उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है,
बहू, आज रात तू हमें खाना खाने को देगी या भूखी मारेगी? अगर तू हमें खाने को नहीं दे सकती तो साफ साफ बता दे, मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो आप सभी को खाने पर बुलाया था, पर आप में से कोई भी नहीं आया। मैं यहाँ तेरे कोर्ट की कोई जज नहीं हूँ जो तेरी बात सुनूं। तू झूठ पर झूठ बोले और मैं तेरे झूठ पर पर्दा डालती रहूं। इतना बोलकर शांति वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां पर मेघा आती है और अपनी सास को समझाकर खाना खाने को कहती है। इस तरह रात के 12 बजे सभी लोग खाना खाते हैं। समय गुजरता है और शांति नेहा के लिए स्ट्रिक्ट हो जाती है। शांति का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर नेहा भी अब अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी शांति नेहा पर भड़कती रहती। ये देख नेहा को काफी दुख होता है, तो नेहा को इतना दुखी देख मेघा उसके पास जाती है। वो उसको समझाते हुए सारी बात बताती है। नेहा, तुम ही देखो, इतना कुछ होने के बाद भी माँ जी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन तुम ना तो खाना बनाना चाहती थी और ना ही किचन का सामान खत्म होने देना चाहती थी। ऐसे घर नहीं चलता। तुम्हें लगता था कि मैं चीजें बर्बाद करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन अब जब मैं घर में खाना बनाती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि खाना बनता है तो वहाँ सामान भी खर्च होता है। मैंने अपनी वकालत किचन में छोड़ दी है, लेकिन फिर भी। तुम चिंता मत करो नेहा, माँ जी तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए